मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो अलग अलग एग्जाम्स कंडक्ट होती है, उन एग्जाम्स में जो जीएस का पेपर होता है, उन जीएस के पेपर के अगर हम पैटर्न को देखें तो ये जो जीएस के पेपर है हमारे प्रीलिम्स यानी सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स में भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। टीम आयोक्सी ने जैसा आपके साथ में एक वादा किया था कि हम लोग एमपीपीएससी में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे, तो ये क्वेश्चन जो है ये आयोग के द्वारा ही पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, इसमें एमपी के क्वेश्चन जो है इसको डिस्कस करने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे क्लास को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम उसके जीएस के पेपर के साथ में। तो क्वेश्चन का जो लेवल थे, अगर हम देखें क्वेश्चन के लेवल, आगे बात करेंगे इसके बारे में किस प्रकार के क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति स्कीम के लिए आयु सीमा। देखिए यहां पर कितना डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब एकदम डीप में। और ये लोक सेवा आयोग का ही पेपर है, एमपीपीएससी का ही, एमपीपीएससी ने सेट किया है। तो जो टीम ये पेपर बना रही है वही टीम 16 फरवरी को एग्जाम जो होगी हमारी उसके पेपर भी बनाने वाली है। मध्य प्रदेश शासन की मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना जैसा कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही सेगमेंट, इसमें से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और अगली बार भी इसमें से क्वेश्चन हमको देखने को मिलेगा। इसके लिए आयु सीमा पूछा गया था, न तो इसका लॉन्चिंग डेट पूछा गया, न किसके लिए है, कुछ भी नहीं पूछा गया, इसमें पात्रता पूछ ली गई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 18 से 45 वर्ष जो है इसकी उम्र सीमा रहेगी पात्रता में। ये स्कीम जो है ये लॉन्च की गई थी 5 अप्रैल 2022 को तत्कालिक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। और इसका मुख्य उद्देश्य था जो हमारे बेरोजगार है 18 से 45 वर्ष की आयु के बीच के, उनके लिए एक स्वरोजगार प्रदान करना। इसमें 1 लाख से लेकर के 12 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है सस्ते ब्याज दरों के ऊपर। लेकिन इसमें केवल 25 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है, इसमें 25 लाख तक का। इसमें केवल एक पात्रता है कि जो परिवार की वार्षिक आय है वो 12 लाख से कम होनी चाहिए, और इसमें 1 लाख से लेकर 25 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाता है। इसमें जो उम्र सीमा है वो 18 से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिए आवेदक को, और साथ में 8वीं पास होना चाहिए, उसको 8th स्टैंडर्ड जो है वो पास होना चाहिए। देखिए अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर सर्च करेंगे गूगल पे तो जितने भी साइट से, गवर्नमेंट साइट से, उसके ऊपर डेटा जो है वो 18 से 40 वर्ष का मिलेगा। लेकिन क्या हुआ था 18 से 40 वर्ष के बाद 2022 में ही, 2022-23 के एंड में, स्टार्टिंग में इसकी जो लिमिट थी वो 18 से 40 से बढ़ा करके 45 कर दी थी। तो जो इसका ओरिजिनल डेटा था वो 18 से 40 वर्ष की आयु था, और साथ में 12th पास होना चाहिए कैंडिडेट को, आवेदक को। लेकिन 2022 के एंड में ही इसके पात्रता में कुछ परिवर्तन किए गए, और परिवर्तन ये कर दिया कि 18 से 45 वर्ष कर दी गई उम्र सीमा, और साथ में जो 12th स्टैंडर्ड का जो क्राइटेरिया था वो अब कर दिया गया है 8 स्टैंडर्ड को। मतलब जो आवेदक है वो 8वीं पास होना चाहिए, और दूसरा उसकी उम्र जो है वो 18 से 45 वर्ष के मध्य होना चाहिए। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना संबंधित इसी से, स्वरोजगार से। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति थे। देखिए ये क्वेश्चन तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि शंकर दयाल शर्मा के ऊपर पिछले वर्षों में, विगत वर्षों में कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। 1992 से लेकर के 1997 के बीच में ये 9वें नंबर के क्रम से 9वें नंबर के राष्ट्रपति रहते हैं। इसके पहले ये 8वें नंबर के, 8th नंबर के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 1987 से लेकर के 1992 के बीच में 8वें उपराष्ट्रपति। इसके अलावा ये अलग अलग राज्यों के, जैसे महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ऐसे राज्यों के गवर्नर भी रह चुके हैं, राज्यपाल भी रह चुके हैं। साथ में ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली एग्जाम में, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में, कि भोपाल के पहले मुख्यमंत्री, तो फर्स्ट सीएम ऑफ भोपाल, भोपाल राज्य हुआ करता था पहले, उस भोपाल राज्य के मुख्यमंत्री भी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी थे। 1952 से लेकर के राज्यों के पुनर्गठन के समय तक ये मुख्यमंत्री रहते हैं भोपाल राज्य के। इनकी एक फेमस किताब है, उस किताब का नाम है चेतना के स्रोत। इनकी एक फेमस बुक है चेतना के स्रोत, और साथ में शिक्षा के आयाम, ये भी एक इनकी किताब है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछ भी चुके हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 का निशानेबाजी, देखिए यहां पर अर्जुन अवार्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, और साथ में नेशनल लेवल का पूछा गया है ये क्वेश्चन, लेकिन हम इसको रिलेट करेंगे हमारे मध्य प्रदेश से भी। तो निशानेबाजी यानी शूटिंग के लिए पूछा गया है
किसको मिला था, डीप में जाकर पूछा गया है। ये सभी जितने भी प्लेयर्स दिख रहे हैं सभी को मिला है 2023 में ही अर्जुन अवार्ड, लेकिन कैटेगरी अलग अलग है। जैसे आर वैशाली जो है इनको चेस के लिए मिला है, यानी शतरंज के लिए। ईसा सिंह जो है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इनको निशानेबाजी यानी शूटिंग का मिला है अर्जुन अवार्ड। पिंकी जो है इन्हें लॉन बॉल्स के लिए मिला है, और दिव्यकृति सिंह जो है इनको घुड़सवारी ड्रेसेस के लिए, इक्वेस्ट्रियन ड्रेसेस के लिए इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। तो ये सारे के सारे कैंडिडेट अर्जुन अवार्ड प्राप्त करता है 2023 के, लेकिन इनकी कैटेगरी अलग अलग है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश से जो 3 स्पोर्ट्स पर्सन है, जैसे एक का नाम है ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इनको मिला था शूटिंग के लिए, शूटिंग। ये मध्य प्रदेश के हैं ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, इनको शूटिंग के लिए मिला था अर्जुन अवार्ड। दूसरे हैं प्राची यादव, ये पैरा कैनोइंग के लिए इनको मिला था, प्राची यादव को पैरा कैनोइंग। और एक और सुशीला चानू, सॉरी सुशीला चानू, इन्हें मिला था हॉकी के लिए। तो ये 3 प्लेयर और हैं, ये मध्य प्रदेश के हैं, इन्हें मिला था अर्जुन अवार्ड। एक शूटिंग के हैं, एक पैरा कैनोइंग की है, और एक सुशीला चानू जो है ये हॉकी टीम में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ईशा सिंह। डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया था, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य पुरस्कार, और साथ में जो खेल रत्न है ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तोमर वंश जो मध्य प्रदेश का एक प्रमुख, चंबल क्षेत्र का एक प्रमुख वंश है, इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके संस्थापक कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तोमर वंश के संस्थापक। तो तोमर वंश जो है ये लगभग 1394 जब तुगलक वंश चल रहा था दिल्ली सल्तनत में, और तुगलक वंश जो है ये अपने डिक्लाइन की तरफ था, यानी ये समाप्ति की तरफ चल रहा है तुगलक वंश, और उस समय पर दिल्ली पर आक्रमण भी हो रहे हैं। तो उस समय पर स्थिति जो है वो थोड़ी सी गंभीर हो चुकी थी, अराजकता की स्थिति थी, इसलिए जो वीर सिंह देव रहेंगे इन्होंने अपने आप को यहां पर स्वतंत्र घोषित कर दिया 1394 में, और तोमर डायनेस्टी की स्थापना की, तोमर वंश की। वीर सिंह देव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इनकी जो राजधानी थी, प्रारंभिक राजधानी, वो थी एसा, इनकी प्रारंभिक राजधानी थी एसा। और इनका जो एक लिखित ग्रंथ भी है इंपॉर्टेंट, वीर सिंहावलोक, वीर सिंहावलोक इनका एक ग्रंथ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसके द्वारा हमें जानकारी मिलती है इनके बारे में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर वीर सिंह देव, तोमर वंश के संस्थापक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर भी कितना डीप में पूछा गया है। किसने रामकथा पर आधारित आनंद रघुनंदन नामक नाटक का लेखन किया है? मतलब एक बेस्ड ऑन रामकथा, ये एक प्ले है। एक प्ले किसने लिखा है? आनंद रघुनंदन। तो ये आनंद रघुनंदन नाम का नाटक जो है ये लिखा है रीवा रियासत के राजा है विश्वनाथ सिंह जूदेव, इनके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है आनंद रघुनंदन नामक ग्रंथ। लगभग 19वीं शताब्दी के दौरान इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था। राजशेखर जो है, ये राजशेखर युवराज देव प्रथम कलचुरी शासक थे, उनके दरबारी विद्वान थे। बाद में महेंद्रपाल महिपाल के भी दरबारी विद्वान रहते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है राजशेखर के ग्रंथ। अब हम लोगों ने पिछले पीवाई को डिस्कस किए थे, उसमें मैंने आपको बताए थे काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी, बाल रामायण, बाल भारत, विधवसाल भंजिका, भुवन कोश, हरिविलास, ये सारे के सारे ग्रंथ जो है ये राजशेखर जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे पिछली क्लासेस में, पिछले पीवाईक्यूज में। देखिए घेला और बिदड़ी त्योहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? तो ट्राइब जो है हमारे मध्य प्रदेश स्टेट सर्विसेज में यूनिट 10 जो है उसका क्वेश्चन है ये, घेला और बिदड़ी। तो ये घेला और बिदड़ी जो फेस्टिवल्स है ये मनाए जाते हैं गोंड जनजाति के द्वारा। घेला एक्चुअली में जो हिंदू त्योहार है अक्षय तृतीया, उसके जैसा ही मनाया जाता है मई जून के आसपास। और बिदड़ी जो है ये किसानों पीजेंट्स के द्वारा मनाया जाता है, जब वो बुआई करते हैं, फसल बुआई करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, उस टाइम पर मनाया जाता है गोंड जनजाति के द्वारा घेला और बिदड़ी त्योहार। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सतपुड़ा के जंगल, देखिए साहित्यकारों के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट। सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा के घने जंगल, ये जो रचना है ये भवानी प्रसाद मिश्र जी की है। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म होता है टिगरिया ग्राम, नर्मदापुरम जिला। पहले होशंगाबाद था, उसका नाम अब नर्मदापुरम हो चुका है। तो टिगरिया ग्राम, नर्मदापुरम जिले, इसमें इनका जन्म होता है। इनकी एक फेमस कृति है, उसका नाम है बुनी हुई रस्सी, बुनी हुई रस्सी। और इसी
कृति के लिए इन्हें 1972 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। 1972 में साहित्य अकेडमी, साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, ये साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था इन्हें सतपुड़ा के घने बुनी हुई रस्सी के लिए। इनके और अलग अलग ग्रंथ और भी, जैसे गांधी पंचशती, गीत फरोश, मानसरोवर, ये भी भवानी प्रसाद मिश्र जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है। सुभद्रा कुमारी चौहान ये उत्तर प्रदेश की निवासी है वैसे, लेकिन इनका जो विवाह हुआ था वो खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुआ था। और ये इनकी मुख्य जो कृति है वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है, वो तो फेमस सभी को पता है। जलियांवाला बाग में बसंत, ये भी इन्हीं की रचना है। पापी, पेट, उन्मादनी, मुकुल, ये भी इन्हीं की रचना है सुभद्रा कुमारी चौहान की। ठीक है। नर्मदा प्रसाद खरे, ये जबलपुर, और केशव प्रसाद पाठक दोनों के दोनों जो है जबलपुर के, ये भी पोएट है, कवि है। नर्मदा प्रसाद खरे की किताब जैसे 4 दिन 2 गुलाब, ये इनकी किताब का नाम है, नर्मदा प्रसाद खरे। तो एक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भवानी प्रसाद मिश्र जी के ऊपर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पिछले दशक में मध्य प्रदेश में कृषि की उच्च विकास दर में किस कारक का योगदान नहीं रहा है? क्वेश्चन में यहां पूछा गया है नहीं रहा है, मतलब ऐसा कौन सा फैक्टर है जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में ज्यादातर योगदान नहीं दे रहा है? तो ये तो इजी क्वेश्चन था, कॉमन सेंस यूजिंग क्वेश्चन था। शहरी बुनियादी ढांचे का विस्तार, अगर हम सारे ऑप्शंस पहले पढ़ लें, शहरी बुनियादी ढांचे का विस्तार, ठीक है। सिंचाई के बुनियादी ढांचे का निर्माण, अगर हम इरिगेशन को मजबूत करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कृषि तो बढ़ेगी। खेती के लिए बिजली की उपलब्धता, मतलब हम अगर इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई अगर हम बढ़ा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है जो किसान है उनके लिए मददगार साबित होगा, तो ये कृषि की उच्च विकास दर में सहयोग करेगा। ग्रामीण सड़क नेटवर्क, बिल्कुल हम अगर वहां पर कनेक्टिविटी को, इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ाएंगे तो जो किसान है उनके लिए ही सहयोग करेगा ये। तो ऑब्वियसली बात है, हमें तीनों जो नीचे के ऑप्शन दिख रहे हैं वो राइट दिख रहे हैं। शहरी बुनियादी ढांचे का विस्तार जो है ये डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करेगा कृषि की उच्च विकास दर को। शहर में अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाते हैं तो ये डायरेक्टली जो है कृषि को योगदान नहीं देगा, कृषि में इनडायरेक्टली दे सकता है लेकिन डायरेक्टली नहीं देगा। तो कृषि की उच्च विकास दर यानी जो हाई ग्रोथ रेट है इन एग्रीकल्चर, इन मध्य प्रदेश की बात चल रही है, उसमें इसका योगदान नहीं है। कॉमन सेंस यूजिंग क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा कानून अधिसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए सशक्त बनाता है? देखिए अनुसूचित क्षेत्र जो है ये 5वीं अनुसूची में वर्णित किए गए हैं। लगभग 10 राज्य है जहां पर अनुसूचित क्षेत्र मतलब शेड्यूल्ड एरिया, ऐसे एरिया जो शेड्यूल्ड है यानी किसी लिस्ट में शामिल है उसको कहा जाता है अनुसूचित क्षेत्र। तो ये अनुसूचित क्षेत्र जनरली जनजातियों के प्रशासन को लेकर के है, और ये पेशा अधिनियम जो है वो इसीलिए आया था। पंचायत, इसका फुल फॉर्म ही है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, इसका पूरा नाम है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया, यानी अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज विस्तार अधिनियम 1996 में आता है पेशा अधिनियम। मध्य प्रदेश सरकार ने इस पेशा अधिनियम को अभी रिसेंटली 15 नवंबर 2022 को लॉन्च किया है शेडोल से, मतलब इसको मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रवर्तन किया है 15 नवंबर 2022 को पेशा अधिनियम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यूनिट 10 का अगेन क्वेश्चन ये हमको देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो स्टेट सर्विसेज एग्जाम है उसका यूनिट 10 का क्वेश्चन है ये। मध्य प्रदेश की चतुर्थ विधानसभा के अध्यक्ष, देखिए हमने पीवाईक्यू डिस्कस किए थे, तो शायद 2024 या 2023 के पीवाईक्यू में हमने डिस्कस किया था। मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा के अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे जी थे। ये क्वेश्चन आगे आप चौथी विधानसभा का यहां पूछ लिया गया है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, मैंने आपको बताया था तीनों विधानसभाओं के अध्यक्ष जो थे वो थे कुंजीलाल दुबे जी। तो 1952 से लेकर 57 ये पहली विधानसभा, 57 से लेकर 62 दूसरी विधानसभा, 62 से लेकर 67 ये तीसरी विधानसभा हो गई। अब चौथी विधानसभा जो है ये हो गई हमारी काशी प्रसाद पांडे जी 1967 से लेकर के 1972 चौथी विधानसभा। पांचवी विधानसभा के 2 अध्यक्ष बनते हैं, गुलरेश अहमद और तेजलाल टेमरे, ये पांचवी विधानसभा के हैं 1972 से लेकर के 1977, 5 साल का कार्यकाल रहता है विधानसभा का जनरली। और जो मुकुंद सखाराम नेवालकर है ये छठी विधानसभा के थे 1977 से लेकर के 1980। अब आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा 1980 हम हर जगह देख रहे हैं 5-5 वर्ष का कार्यकाल है विधानसभा का, लेकिन यहां पर 3 वर्ष का कार्यकाल क्यों है ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा।
इसका जो आंसर आपको मिल जाएगा। ये इसके कुछ विधानसभा अध्यक्षों की सूची है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है श्री नरेंद्र सिंह तोमर। ये 16 विधानसभा यानी 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जो 2023 से लेकर 28 तक रहेंगे। अब जनरली अगर विधानसभा भंग नहीं होती है तो 28 तक रहेंगे, अगर भंग हो गई तो वो कभी भी हट सकते हैं फिर तो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल से वराह की प्रतिमा? देखिए थोड़ा सा डिस्प्यूट क्वेश्चन था, डीप में क्वेश्चन था, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में इसके ऊपर काफी आपत्तियां दर्ज की गई थी। भोजपुर भी और असापुरी भी, इसमें 2 जगहों पर आपत्तियां दर्ज की गई थी, लेकिन आयोग ने सबको दरकिनार करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर बताया है असापुरी, वराह की प्रतिमा। तो देखिए यहां पर कितना डीप में क्वेश्चन पूछा गया था। मुझे लगता नहीं, शायद ये 99.9% लोगों का राइट आंसर नहीं होगा। 1-8% ने कभी पढ़ा हो इसके बारे में तो पढ़ा हो, अदरवाइज ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा ही पूछा गया प्रश्न है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। वराह की प्रतिमा के लिए फेमस जो है वो उदयगिरी की गुफाएं हैं, जो हमारे विदिशा में, लेकिन यहां पर असापुरी का पूछ लिया गया है। एक आर्कियोलॉजिकल साइट के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, ज्यादा जानकारी इसके ऊपर नहीं मिलती हमें। ठीक है, अगला, पत्थुवर्धन जिसने गुर्जर प्रदेश जीता था, किस वंश का शासक था? यानी गुर्जर रीजन को जिसने जीता वो किस वंश का है? पत्थुवर्धन इनका नाम है। तो ये जो रहेगा मध्य प्रदेश के महाकौशल के क्षेत्र में राज करने वाला एक वंश है, उस वंश का नाम रहेगा शैल वंश, जिसके संस्थापक थे श्रीवर्धन। और इसकी जानकारी हमको कहां से मिलती है? जानकारी मिलती है हमको राघोली, एक ताम्रपत्र है जो मिला है बालाघाट से। तो ये भी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, राघोली ताम्रपत्र के द्वारा हमें जानकारी मिलती है किस वंश के बारे में? सेल वंश के बारे में। कहां पर शासन था? महाकौशल के क्षेत्र में इनका शासन था। चलिए, यह भी एक अच्छा क्वेश्चन था और डीप क्वेश्चन था। पट्टुवर्धन, मतलब इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, पत्तुवर्धन के बारे में डिटेल में। अगला, प्राचीन काल में डहाल क्षेत्र, ये तो इजी क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम्स में पूछ चुके हैं। डहाल क्षेत्र जो है ये जबलपुर में स्थित है। डहाल जो है प्राचीन समय पर ये जो चेदी वंश है या कलचुरी जो वंश था, उस कलचुरी वंश के क्षेत्रों में शामिल था। इनकी राजधानी त्रिपुरी हुआ करती थी और डहाल जो है ये महाकौशल या जबलपुर के क्षेत्र में शामिल होता है। तो इजी क्वेश्चन था एक। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस विभूति को वर्ष 2023 के पद्मश्री पुरस्कार से? देखिए पुरस्कारों के ऊपर क्वेश्चन रिसेंटली पूछे जा रहे हैं, और पद्मश्री पुरस्कार जो है ये आजकल जो एनडीए गवर्नमेंट है ये दे रही है कलाकारों को, मतलब जो ग्राउंड लेवल पे एक्चुअली में काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो समाज के लिए सेवा कर रहे हैं या कुछ और प्रतिष्ठित कार्य कर रहे हैं, उन्हें प्रोवाइड कर रही है। अब हमारे मध्य प्रदेश के जनजातीय व्यक्तित्व को भी मिल रहा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। पद्मश्री पुरस्कार आपको पढ़ना पड़ेगा 2020 या 2015 से, मान लीजिए 16 से, 2016 के बाद से किस किस को मिला है, और मुख्यतः हमारे मध्य प्रदेश वाले आपको पढ़ना पड़ेंगे। ठीक है, तो 2023 के पद्मश्री पुरस्कार से श्री रमेश परमार, ये झाबुआ के निवासी है, श्रीमती शांति परमार, दोनों हस्बैंड वाइफ झाबुआ के निवासी हैं ये, और ये इन्हें आर्ट के लिए मिला हुआ है पद्मश्री पुरस्कार। मुनीश्वर चंद्र डावर, ये जबलपुर के निवासी है, जबलपुर के डॉक्टर एक्चुअली में ये, और ये बहुत सस्ता इलाज करते हैं, समाज सेवा कर रहे हैं ये भी, इसीलिए इनको भी मिला हुआ है पद्मश्री पुरस्कार। देखिए एक और है जोधैया बाई बैगा, जिन्हें 2023 में अवार्ड मिला है पद्मश्री पुरस्कार, इसमें मेंशन नहीं, लेकिन याद रखना जोधैया बाई बैगा, ये पूछा गया था क्वेश्चन एमपीपीएससी सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स के पेपर में, पिछले वाले में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। इन अगर क्वेश्चंस को हम अगर एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि प्रीलिम्स में हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? माधव एक इजी क्वेश्चन था, यह शिवपुरी जिले में स्थित है माधव राष्ट्रीय उद्यान। 1958 में इसकी स्थापना होती है। करंट में एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बन सकता है कि मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया गया है? 8वां टाइगर रिजर्व, और ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मध्य प्रदेश में 8वां टाइगर रिजर्व वर्तमान में किसे घोषित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली मध्य प्रदेश की पहली महिला कौन है? देखिए यहां पर आपत्तियां कई सारी दर्ज हुई, क्योंकि भावना ढेरिया भी इसमें नाम आता है, मेघा परमार का नाम भी आता है, कई सारी आपत्तियां दर्ज हुई। लोक सेवा आयोग ने उसको माना और इसका जो आंसर बताया वो दोनों बता दिया, ए और बी दोनों। तो भावना ढेरिया ये छिंदवाड़ा के निवासी है। तामिया, जो आपने सुना होगा पातालकोट तामिया, यहां के निवासी, इंपॉर्टेंट नाम है ये भी, भावना ढेरिया। इसके अलावा मेघा परमार सीहोर की निवासी है ये। इन दोनों ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था और दोनों का नाम मिल रहा है यहां पर हमें। 2019 के आसपास इन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था।
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो भारतीय महिला रहेंगी बछेंद्री पाल। ये भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी, जिन्होंने क्लेम किया था। और पहली विश्व की महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लेम किया था, चढ़ी थी? उनका नाम है जुंको तबई। जुंको तबई, ये जापान की निवासी हैं। संतोष यादव, इन्होंने 2 बार, ऐसी पहली महिला या एकमात्र महिला जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी है, वो संतोष यादव। चलिए, तो ए और बी इस क्वेश्चन का आंसर माना था आयोग ने दोनों। 1857 की रानी अवंतीबाई का संबंध किस स्थान से था? 1857 की क्रांति के समय रानी अवंतीबाई भी एक इंपॉर्टेंट फेस है, एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है मध्य प्रदेश की। और ये कहां संबंधित है? ये संबंधित है रामगढ़ से। रामगढ़ मंडला रियासत में आता है रामगढ़ क्षेत्र। रामगढ़ क्षेत्र में यहां पर रानी अवंतीबाई और इनकी जो अंगरक्षिका थी या सहायिका जिसको बोल सकते हैं, गिरधारी बाई, इन दोनों ने लोहा लिया अंग्रेजों के खिलाफ और वार्डन की सेना को परास्त किया था इन्होंने। बाद में अंग्रेजी सेना ने इनको परास्त किया और मतलब जब ये परास्त होने वाली थी तब इन्होंने अपने कटार घोटकर इन्होंने अपने आप को शहीद कर लिया। 20 मार्च 1858 को ये शहीद हो गई थी रानी अवंतीबाई लोधी, जो है रामगढ़ या मंडला रियासत से, 1857 की क्रांति में। चलिए, यहां पर देखिए कितना डीप क्वेश्चन पूछा गया है। केशव दास ने महाराजा इंद्रजीत सिंह की पतिव्रता गणिका राय प्रवीण को शिक्षा देने के लिए किस ग्रंथ की रचना की थी? यहां पर केशव दास के ग्रंथ नहीं पूछे हैं। केशव दास तो वैसे ही फेमस पर्सनालिटी है साहित्यकारों में, इनको कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। ठीक है, कठिन काव्य का प्रेत, क्योंकि काव्य जो लिखते हैं बहुत ही कठिन भाषा में लिखते हैं। तो केशवदास तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनके ग्रंथ तो कई बार पूछ चुके हैं, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, ये कई बार पूछ चुके हैं। लेकिन अब ये क्वेश्चन थोड़ा बदल दिया, यहां पर पूछ लिया गया कि इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था इनकी महाराजा इंद्रजीत सिंह की गणिका के लिए, राय प्रवीणा को शिक्षा देने के लिए। एक्चुअली क्या है, जो राय प्रवीणा है ये केशवदास की शिष्या हुआ करती थी, काफी खूबसूरत भी थी और ये राइटर भी है, लेखिका भी है, साथ में नर्तकी भी थी ये। तो अकबर के समकालीन है ये। अकबर ने इनको बुलाया था एक बार, तो इनकी वाक्पटुता से काफी प्रभावित हुए थे अकबर भी, गणिका राय प्रवीणा से। और ये महाराजा इंद्रजीत सिंह के दरबारी विद्वान है केशवदास, और इंद्रजीत सिंह ने इनके ही सम्मान में राय प्रवीण महल बनाया हुआ है। ये भी आप कमेंट करके बताइएगा कहां पर है। तो केशवदास जो है ये ओरछा के निवासी है। इनके ग्रंथ का नाम नक्शिक है, रतन बावली, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, सारे ग्रंथ इनके हैं। एक और इंपॉर्टेंट ग्रंथ है रामचंद्रिका, ये भी एक इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा ये कवि प्रिया आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कवि की प्रिया, इसको आप इसे रिलेट कर सकते हैं। महाराजा इंद्रजीत सिंह की पतिव्रता को शिक्षा देने के लिए इन्होंने ये लिखा था ग्रंथ। चलिए, डीप क्वेश्चन था, डिटेल में क्वेश्चन पूछा गया था। आई थिंक 1 या 2% लोगों ने इसका आंसर करेक्ट कर पाए होंगे। बुंदेलखंड में 3 प्रसिद्ध कवि बृहदलई के नाम से विख्यात है, इनमें से कौन शामिल नहीं है? साहित्यकारों में से देखिए, लोक साहित्यकार के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आप देखें मध्य प्रदेश की जो यूनिट 2 है, यूनिट 1 जो है, इसमें दिया हुआ है मध्य प्रदेश के लोक साहित्यकार। तो लोक साहित्यकारों में बृहदलई के नाम से 3 कवि विख्यात हैं। इसूरी है, गंगाधर व्यास भी है, ख्याल रामी चटखारा ये भी है, तीनों नाम शामिल। गुण सागर जो है ये बृहदलई में शामिल नहीं है। इन्होंने क्या, इन तीनों ने क्या कहते हैं, इन तीनों ने जो फाग होती है, बुंदेलखंड की जो फाग प्रसिद्ध है, तो फाग साहित्य को इन्होंने काफी फेमस किया था। इसूरी की फागे तो काफी फेमस है ही वैसे भी, बुंदेलखंड का जयदेव बोलते हैं। तो ये दो नाम भी आप याद रखना, गंगाधर व्यास और ख्याल रामी चटखारा, ये दोनों नाम भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों को बोलते हैं बृहदलई के नाम से फेमस है। एक डीप क्वेश्चन था और एक बहुत ही टफ क्वेश्चन मान सकते हैं इसको हम। चलिए, अगला क्वेश्चन मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग पर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। उत्तर पश्चिम भाग पर कटीले वन और झाड़ियां पाई जाती है। मध्य प्रदेश का पश्चिमोत्तर भाग अर्धशुष्क जलवायु का क्षेत्र है। एक कथन है, एक कारण है, आपको बताना है क्या सही है। तो देखिए, कथन पढ़े अगर हम पहले, तो उत्तर पश्चिम भाग पर, अगर हम मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिम भाग देखने की कोशिश करें, थोड़ा सा मैप समझने की, ये मध्य प्रदेश का मैप, इतना अच्छा ड्राइंग मेरा नहीं है फिलहाल, लेकिन एक समझने के हिसाब से हम लोगों ने बना लिया। उत्तर पश्चिम भाग मतलब यहां की बात चल रही है। उत्तर पश्चिम भाग, ये उत्तर हो गया, पश्चिम ये वाला पोर्शन हो गया, तो उत्तर पश्चिम भाग की बात चल रही है। उत्तर पश्चिम भाग पर कटीले वन झाड़ियां पाई जाती है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन कहां पाए जाते हैं? मुख्यतः ये वाले बेल्ट में, जहां पर आर्द्र ज्यादा रहती है। आर्द्र मतलब बारिश ज्यादा होती है, जैसे साल के वृक्ष इसका मुख्य है।
दूसरे पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन जो है नर्मदा सोन घाटी विंध्य पर्वत के बेल्ट में पाए जाते हैं, जहां पर वर्षा की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाती है आर्द्र की तुलना में। 175-150 के आसपास सेंटीमीटर तक वर्षा होती है यहाँ पर सागवान मुख्य वृक्ष है। सागर, जबलपुर, दमोह, ये वाला नरसिंहपुर, होशंगाबाद, हरदा, ये वाला बेल्ट इसमें आता है। तीसरे प्रकार के वन जो होते हैं वो कटीले वन, बिल्कुल सही है इसका आंसर, कटीले वन और झाड़ियां पाई जाती है, बिल्कुल कटीले वन, जैसे यहाँ पर शीशम, बबूल, ये इस प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि मध्य प्रदेश का पश्चिमोत्तर भाग, मतलब अगेन वही उत्तर पश्चिम भाग, अर्धशुष्क जलवायु का क्षेत्र है। अर्धशुष्क मतलब यहां पर बारिश की मात्रा जो है वो कम होती है, ये शुष्क एरिया में आता है। बिल्कुल 75 सेंटीमीटर से हमें यहां पर कम वर्षा देखने को बिल्कुल मिल रही है। तो ये कथन जो है वो भी सही है, उसका कारण जो है दोनों सही है। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो सही स्पष्टीकरण है, मतलब सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है ए का स्टेटमेंट का। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन का आंसर ए, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है ऐसा क्यों होता है, हम बाद में बात करेंगे कभी इसके बारे में, क्योंकि पूरा डिटेल में जाएंगे हम तो क्लास लंबी चली जाएगी। विंध्याचल श्रेणी के विषय में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? देखिए, ये भी एक डीप क्वेश्चन पूछ लिया गया पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर से। यह गंगा और नर्मदा अपवाह तंत्रों की जल विभाजक है, बिल्कुल। गंगा और नर्मदा अपवाह तंत्र जो है, ड्रेनेज सिस्टम है, गंगा और नर्मदा इन दोनों को डिवाइड करती है। अगर हम अगेन एमपी का मैप देखने की कोशिश करें, मैप के थ्रू हम ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये मध्य प्रदेश का मैप, यहां पर विंध्याचल रेंज मान लीजिए, ये हो गई विंध्याचल रेंज जो गुजरात से लेकर के यूपी तक भी फैली है और झारखंड तक भी चली गई है, दो भाग में बढ़ जाती है आगे जाकर के ये। तो यह इसके दक्षिण में कौन सी नदी हो गई? ये हो गई नर्मदा नदी, और इसके दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो ये नर्मदा नदी अभी हम मानते हैं इसको, नर्मदा नदी ये हो गई है जो मैंने डार्क कर दिया है। और गंगा कहां पर? गंगा यहां पर गंगोत्री हिमानी, और ये गंगा नदी हो गई। तो बिल्कुल दोनों के पानी को अलग अलग कर रही है। विंध्यन रेंज बिल्कुल सही है। यह एक क्रमबद्ध ऊंची श्रेणी के रूप में नहीं है, बिल्कुल। ये जो है ये कहीं कहीं पर ऊंची श्रेणी है, कहीं कहीं पर समतल है, जैसे मध्य भाग में समतल हो जाती है यहां पर आकर के। ठीक है, तो ये एक जैसी ऊंची श्रेणी नहीं है, ये कहीं कहीं पर समतल है, कहीं कहीं पर पठारी भाग में आ जाती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। यह श्रेणी पूरी लंबाई में विंध्यन शैलों से बनी हुई है, ये थोड़ा सा हमें गलत देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर हम विंध्य पर्वत के पश्चिमी हिस्से को देखें तो ये बना हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से, जो काली मिट्टी को बनाता है, और जो पूर्वी हिस्सा है ये हमको देखने को मिल रहा है ग्रेनाइट चट्टानों से बना हुआ। तो ये वाला स्टेटमेंट जो है ये हमें करेक्ट नहीं लग रहा है। बाकी इसका दक्षिणी भाग तीव्र है, बिल्कुल। इसका जो ढलान है वो दक्षिण से उत्तर की तरफ है, दक्षिण से उत्तर की तरफ दक्षिणी भाग तीव्र हो गया, ऊंचा हो गया, बिल्कुल सही बात है ये भी। तो ये भी ऑप्शन सही था, इसका जो करेक्ट आंसर था वो सी। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है, जहां पर भी एब्सोल्यूट प्रकार के ऑप्शन आपको देखने को मिले तो वो ऑप्शन पे आप थोड़ा सा सतर्क हो जाना। जैसे यह गंगा और नर्मदा का विभाजक है, बिल्कुल ये तो हमको पता ही था। यह एक ऊंची क्रमबद्ध श्रेणी के रूप में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये आप कर सकते हैं इसको। देखिए, ये हमको स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, यह श्रेणी पूरी लंबाई में विंध्यन शैलों से बनी हुई है, ये हमें एब्सोल्यूट प्रकार का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, मतलब एक तरीके से जोर डाल रहा है ये ऑप्शन के ऊपर। तो ये ऑप्शन जो है वैसे भी गलत था, और अगर हम इसको एलिमिनेशन मेथड से करते तो भी हम इसको आंसर कर सकते थे। इसका ढाल तीव्र है, बिल्कुल सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन फिर से डीप में पूछ लिया गया। मध्य प्रदेश के शीतल पानी, गिधरी, धोरली और जट्टा निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है? या मिनरल्स के ऊपर, खनिज के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये जो है ये मलाजखंड जो पावर कॉर्पोरेशन है, मलाजखंड का जो क्षेत्र है, मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट, उस मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट में शामिल है अलग अलग ये क्षेत्र हैं, जैसे शीतल पानी, गिरधरी, धोरली, जट्टा, गिरही डोंगरी, एक और नाम है इसमें गिरही डोंगरी। ये आप सर्च करिएगा गूगल पे, मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट, उसमें सबके सब आपको नाम दिख जाएंगे। तो मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट, मैंने क्या बोला? कॉपर, कॉपर मतलब तांबा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा कॉपर या तांबा, राइट आंसर। ये कोई एक प्रकार के बॉक्साइट्स वगैरह नहीं है, सॉरी, ये और वगैरह नहीं है, और मतलब ये कोई अयस्क वगैरह नहीं है, या इनका कोई संबंध ऐसा नहीं है कि कोई धातु वगैरह है। ये क्षेत्र के नाम है, मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट में ये क्षेत्र है अलग अलग। इसमें एक और नाम ऐड कर लेना, गिरही डोंगरी, ये एक तांबा या कॉपर के एरिया है मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, डीप क्वेश्चन था। चलिए, जनवरी के माह में मध्य प्रदेश के निम्नांकित में से किस भाग में औसत तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है? यहां पर पूछा गया है जनवरी के माह में मध्य प्रदेश में किस भाग का तापमान अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है।
ठीक है, चलिए तो यहां पर अगर देखें हम उत्तरी भाग, 4 ऑप्शन है, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ठीक है, 4 भाग देखने को मिल रहे हैं। अगर हम मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्र को अगर देखें तो मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्र में आता है एक उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान, तो उत्तर का मैदान जो है ये गर्मी में भी ज्यादा गर्मी पड़ती है यहां पर, जैसे भिंड, मुरैना, जो श्योपुर है, ग्वालियर है, यहां पर गर्मी, बहुत तेज गर्मी पड़ेगी। ठंड में यहां पर औसत तापमान जनवरी का रहता है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, उत्तर के मैदान का। तो उत्तरी भाग का अगर हम देखें, दक्षिण में देखें अगर हम नर्मदा सोन घाटी वाला बेल्ट, नर्मदा सोन घाटी और दक्षिण पूर्वी पठार, ये अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर जो तापमान है वो लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है गर्मी के टाइम पर, और यहां पर जनवरी माह का तापमान जो है वो 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, क्योंकि यहां पर पानी की मात्रा अधिक है इस बेल्ट में। नर्मदा सोन नदियां जो है ये इस साथ में थोड़ा पर्वत, अपने वनी एरिया है, तो ये क्या करते हैं, ये करते हैं टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं। तो यहां पर जनवरी माह का टेम्परेचर लिख रहा हूं मैं, और एक तरफ गर्मी का टेम्परेचर है लगभग मई के आसपास का टेम्परेचर। अगर हम एक और एरिया देखें, मालवा का पठार, मतलब पश्चिमी भाग मान के चलिए इसको आप, पश्चिमी भाग, ये मालवा का पठार रीजन हो गया। अगर हम पश्चिमी भाग की बात करें तो पश्चिमी भाग जो है ये समशीतोष्ण आ गया, क्योंकि ये पठारी एरिया आ गया। तो मालवा के पठार समशीतोष्ण एरिया लगभग 40 डिग्री तक रहता है गर्मी के टाइम पर, और ठंड में लगभग 15 से 20 के बीच में यहां पर टेम्परेचर रहता है जनवरी के माह में, सॉरी, गर्मी में 40 डिग्री 42 डिग्री तक पहुंच जाता है ये। और अगर हम पूर्वी की बात करें, पूर्वी मतलब यहां पर उत्तर पूर्वी की बात चल रही है, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, तो ये गर्मी में बहुत गर्म हो जाएगा, लगभग 45 डिग्री तक पहुंच जाता है यहां पर, और ठंड में बहुत ठंडा हो जाएगा, लगभग 4 डिग्री तक यहां पर टेम्परेचर रहता है। आप देख लीजिए सर्वाधिक जनवरी माह में टेम्परेचर किसका है, तो यहां पर हमको देखने को मिल रहा है दक्षिणी भाग 25 डिग्री सेल्सियस। इसके पीछे भी लॉजिक वगैरह है, अगर हम इसका जलवायु पढ़ेंगे कभी तो इसके डीप में पढ़ेंगे हम कि ऐसा क्यों होता है एक्चुअली में, ठीक है। चलिए, दक्षिणी भाग इस क्वेश्चन का आंसर था। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है मध्य प्रदेश एमपीपीएससी के सिलेबस में ही स्पेशल मेंशन किया हुआ है इसे। इसका उद्देश्य क्या है, कृषि प्रसंस्करण और बाजार विकास को प्रोत्साहन करना, मतलब एग्रो प्रोसेसिंग और मार्केट डेवलप करना इनका, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों का सृजन करना, साथ में इसका एक और उद्देश्य है सभी जिलों का संतुलित विकास करना। ये दोनों इसका आंसर रहेगा सी। तो ये तो एक इजी क्वेश्चन था, ज्यादातर लोगों ने इसको सी ही टिक किया हुआ, क्योंकि दोनों ऑप्शन जो है हमें ठीक दिख रहे हैं, और इसका एक्चुअली उद्देश्य यही है। एक उद्देश्य हो रहा है संतुलित विकास करना सारे क्षेत्रों का, सभी जिलों का मिला करके। एक इंपॉर्टेंट है, किस जिले में किसको ओडीओपी के अंतर्गत चिन्हित किया गया है, कौन सी फसल है वो, या कोई सा प्रिंट है, या कोई कला है, या कोई फल है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। एक जिला एक उत्पाद में कौन कौन शामिल है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है ये। स्थिर मूल्यों देखिए 2011-12, ठीक है, के आधार पर वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति शुद्ध आय यहां पर पूछा गया है, अग्रिम अनुमान कितनी है। व्हाट वाज द पर कैपिटा नेट इनकम इन मध्य प्रदेश इन द ईयर 2020-23। तो ये एक आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन है, इकोनॉमिकल सर्वे का क्वेश्चन है। सीधे आपको मैं डेटा दिखा देता हूं इसका, मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग का डेटा है ये। तो मध्य प्रदेश के स्थिर भाव 2011-12 के आधार पर प्रति व्यक्ति शुद्ध आय 2021-22 में इतनी थी, 61,534 रुपीज थी, जो बढ़कर वर्ष हमारे लिए क्वेश्चन क्या था 2022-23 का, 2022-23 अग्रिम में हो गई है 65,023 रुपीज। तो यहां पर जो हमको ऑप्शन दिख रहा है कौन सा है, 65,023 रुपीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर। डीप में क्वेश्चन पूछा गया था, और हमारे इकोनॉमिक सर्वे जो है मध्य प्रदेश का, ये तो इंपॉर्टेंट है ही, और जनसंपर्क विभाग की साइट से ही इसका पूरा डेटा निकाला गया है। बाकी डेटा जो है वो आपको और पढ़ना पड़ेगा। ये प्रति व्यक्ति प्रचलित भावों के ऊपर कितनी है आय, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो बाकी लिखे हुए हैं ये प्रचलित भावों के ऊपर है, और बाकी जो है ऊपर के स्थिर भाव के ऊपर है। एक पूछा गया 2021-22 का, एक दे दिया गया 2022-23 का, कंफ्यूज करने के लिए एक डीप में क्वेश्चन पूछा गया था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला देखें, नवाचार संचालित उद्यमशीलता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च की है कौन सी योजना। टू बूस्ट इनोवेशन ड्रिवन इंटरप्रेन्योरियल कल्चर, मतलब जो इंटरप्रेन्योरशिप है इसको बढ़ावा देने के लिए। देखिए ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑब्वियस ही बात है, आप इस ऑप्शंस को देखकर ही कर सकते थे कॉमन सेंस यूजिंग। हालांकि क्वेश्चन तो डीप था, लेकिन कॉमन सेंस का यूज करके आप कर सकते हैं। इंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, कि स्टार्टअप होता है। तो मध्य प्रदेश की स्टार्टअप नीति 2022
के द्वारा इसको बूस्ट करने के लिए ही लॉन्च की गई है पॉलिसी, मध्य प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी 2022। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नवीकरणीय ऊर्जा, ये तो पावर जनरेशन को प्रमोट करने के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए की गई होगी। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, इंडस्ट्रियल प्रमोशन पॉलिसी, ये ऑब्वियस सी बात है। जो एमएसएमई लॉन्च की गई है, इन एमएसएमई में सुविधाएं देने के लिए, सेवाएं प्रोवाइड करने के लिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की गई है। एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी, ये जो है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम जो इंटरप्राइजेस है, इनके लिए इसको स्टार्ट किया गया, एक पॉलिसी इंप्लीमेंट की गई है। इस क्वेश्चन का आंसर था डी। कॉमन सेंस का यूज करके आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते थे। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों के युग्मों में से किस युग्म में अधिक कोक्कर कोयले का भंडार पाया जाता है? देखिए, इसका हिंदी जो है आपको समझ में ज्यादा नहीं आ पाएगा। सेमी कोकिंग कोल, देखिए कोल के अलग अलग प्रकार होते हैं, कोई सा कोकिंग कोल होता है, कोई सा सेमी कोकिंग होता है, कोई सा नॉन कोकिंग होता है। यहां पर पूछा गया है सेमी कोकिंग कोल। तो सेमी कोकिंग कोल जो है ये मध्य प्रदेश में, इसके भंडार कहां पर मिलते हैं? ये मिलते हैं सोहागपुर, पेंच, कान घाटी में। इस क्वेश्चन का आंसर था सी। सारे के सारे एरिया आपको जो दिख रहे हैं ये कोयला क्षेत्र ही है, लेकिन सेमी कोकिंग कोल के रिजर्व्स कहां मिलते हैं सर्वाधिक? वो मिलते हैं सोहागपुर और पेंच कन्हान घाटी में। सी इस क्वेश्चन का आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? देखिए, जलवायु के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब रटने वाले क्वेश्चन नहीं है कि रट्टा मान लो सबसे ज्यादा गर्मी कहां पड़ती है, सबसे ठंड कहां पड़ती है, भिंड मुरैना, जहां पर सबसे ज्यादा बारिश कहां होती है, पचमढ़ी। इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं पूछे गए, क्वेश्चन पूछे गए कॉन्सेप्चुअल। एक क्वेश्चन में आपके सारे कॉन्सेप्ट बता देगा कि क्या चीजें हैं। अब ग्रीष्म ऋतु में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होती है। देखिए फिर से, अगर हम, क्योंकि ज्योग्राफी को हम मैप के थ्रू ही समझ सकते हैं, बिना मैप के हम ज्योग्राफी नहीं समझ सकते। हमें उसका कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या है एक्चुअली में, ये क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हवाएं उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती है। उत्तर पश्चिम मतलब मैं ये मान लूं ये वाला बेल्ट हो गया, उत्तर पश्चिम से हवाएं चल रही है दक्षिण पूर्व की तरफ, ये हो गया। आपको ये तो पता होगा, दिशाओं का ज्ञान तो होगा ही। ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। तो यहां पर क्या बोल रहा है? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम कौन सा हो गया? ये वाला बेल्ट हो गया। से दक्षिण पूर्व ये हो गया। तो हवाएं ऐसी बना रहा है, तो मैंने भी एंगल ऐसा किया हुआ है। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन के ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु में धूल भरी आंधियां चलती है। बिल्कुल, यहां पर धूल भरी आंधियां चलेंगी क्योंकि तापमान बढ़ जाता है, तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब जो है कम हो जाएगा, इस कारण धूल भरी हवाएं बिल्कुल। मार्च के बाद से तापमान में वृद्धि होने लगती है। ऑब्वियस सी बात है, जब उत्तरायण होगा सूर्य मार्च के बाद से 21 जून तक उत्तरायण की स्थिति में आता है, तो उत्तरायण होगा तो जैसे जैसे कर्क रेखा के ऊपर आता जाएगा तो तापमान तो ऑब्वियस सी बात है बढ़ता जाएगा। 21 जून को सर्वाधिक तापमान होता है, 21 जून सबसे बड़ा दिन। अप्रैल और मई में आर्द्रता सामान्यतः कम होती है। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, गर्मी पड़ेगी तो गर्मी में क्या होगा? पानी कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ह्यूमिडिटी जो है वो कम हो जाएगी वातावरण में, वायुमंडल में। इसको आप ऐसे समझिए। तो ये सारे के सारे ऑप्शन हमें ठीक दिख रहे हैं। जो पहला ही ऑप्शन है ये गलत है, क्योंकि हवाओं की दिशा जो है वो एरो ऐसा नहीं रहेगा, वो एरो रहेगा ऐसा। इसके पीछे रीजन क्या है? ये दिल्ली का बेल्ट है, दिल्ली राजस्थान ये वाला एरिया है। यहां पर लू चलती है भयंकर, तो यहां पर लू चलेगी, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी। गर्मी पड़ती है तो एक क्या चीज होती है? वायुदाब कम हो जाता है। क्या होता है? गर्मी पड़ेगी तो हवाएं जो है वो गर्म होकर ऊपर उठती। कोई भी चीज गर्म होगी तो वो ऊपर उठेगी। अगर आप जैसे अगरबत्ती जलाएंगे तो जो धुआं है वो ऊपर की तरफ जाएगा, तो गर्म होकर जो चीजें हैं वो ऊपर उठेगी, हवा ऊपर उठेगी। अब नीचे जगह खाली हो गई है, तो नीचे जगह कहां से भराएगी? तो यहाँ की जो ठंडी हवाएं हैं, क्योंकि इस कंपेयर में यहाँ पर 45 है तो यहाँ पर 42 है, तो ठंडा कौन सा हो गया? ठंडा तो ये हो गया ना, हालांकि ये भी गर्म है लेकिन इसके कंपेयर में ठंडा हो गया। तो हवाएं जो है इस तरफ चलेंगी इस प्रकार से। तो दिशाएं जो है हवा की वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ नहीं, उल्टा लिख दिया इसने। यहां पर होगा दक्षिण पूर्व से चलेगी उत्तर पश्चिम की तरफ हवाएं। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, विशेषता नहीं है। डीप में क्वेश्चन पूछा गया था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला, बीला बांध किस नदी पर स्थित है? ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन, सागर जिले में है। बीला या बिलास नदी के ऊपर बना हुआ है, सागर जिले में। इजी क्वेश्चन था। चलिए, संत रविदास ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना किस देश के साथ सहयोग किया है मध्य प्रदेश ने? एक और अगेन इजी क्वेश्चन आ गया, सिंगापुर। कई बार ये एग्जाम में पूछ चुके हैं, 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। सिंगापुर का भी एक यूनिवर्सिटी है ITE, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इसने सपोर्ट किया है। और कौन सा IIT जो है वो इसका ग्लोबल पार्टनर है? तो यहां पर IIT दिल्ली जो है वो ग्लोबल स्किल पार्क का पार्टनर है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आप, IIT दिल्ली सिंगापुर के सहयोग से। ये भी एक इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। भीमराव अंबेडकर
आर्थिक कल्याण योजना, देखिए ये अनुसूचित जाति को स्वरोजगार प्रदान करने के लिए यहां पर जो है वो 16 फरवरी 2022 को तत्कालिक मुख्यमंत्री अगेन डॉक्टर शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा एक योजना लागू की घोषणा की गई थी। उस घोषणा का मुख्य उद्देश्य था जो अनुसूचित जाति के 18 से 55 वर्ष के व्यक्ति हैं जो बेरोजगार हैं, उनके लिए स्वरोजगार प्रदान करने के लिए उनको 10,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करना इसका मुख्य उद्देश्य था। इसमें प्रोवाइड किया जाता है और ये लॉन्च की गई थी। मैंने लिख दिया यहां पर 2022, इसका आंसर था डी 2022। डी में क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश आर्थिक कल्याण योजना, भीमराव अंबेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन, 2001 से 2011 के बीच मध्य प्रदेश में ग्रामीण शहरी जनसंख्या के प्रतिशत में किस प्रकार परिवर्तन हुआ। देखिए अर्बनाइजेशन, नगरीकरण जो है वो हमारे मध्य प्रदेश के टॉपिक में है, सिलेबस में है। नगरीकरण, नगरीय संरचना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है और ये इस प्रकार का क्वेश्चन आप देखिए रिपीट आपको देखने को मिलेगा। क्या परिवर्तन हुआ, ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत घट गया और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ गया। बिल्कुल यही ऑप्शन हमको देखने को मिल रहा है। बाकी हम पढ़ लेते हैं आगे क्या है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ा नहीं, ये भी गलत है। ग्रामीण और शहरी जनसंख्या प्रतिशत में कोई कमी आई, गलत। दोनों में कमी नहीं आई है और ये भी गलत है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक्चुअली परिवर्तन क्या हुआ है परिवर्तन ये हुआ है कि जो अर्बन पॉपुलेशन थी 2011 लिख देता हूं मैं यहां पर, सॉरी पहले 2001 लिखता हूं मैं, आपको समझ में आएगा। 2001 अर्बन पॉपुलेशन जो थी वो परसेंटेज वाइज बता रहा हूं आपको मैं, ये मध्य प्रदेश में हुआ करती थी पहले अर्बन और रूरल। तो पहले हम रूरल के देखते हैं, ज्यादा वाले देखते हैं पहले, रूरल और अर्बन। 73.54% हुआ करती थी पहले रूरल पॉपुलेशन, मतलब ग्रामीण जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार, और अर्बन पॉपुलेशन 26.45%, ये थी 2001 की जनगणना में पॉपुलेशन। 2011 में क्या हुआ, 2011 में आपको याद करना पड़ेगा रूरल पॉपुलेशन जो है वो हो गई है 72.4% और अर्बन पॉपुलेशन जो है ये 27, सॉरी इसमें तो घटा लो आप 100 में से 27.6%। अब आप देखिए यहां पर आपको क्या अंतर देखने को मिल रहा है। तो रूरल जहां 73 थी वहां से 72 हो गई है, तो ग्रामीण जनसंख्या घट गई है, और अर्बन जहां 26 थी वहां 27 हो गई है, और शहरी जनसंख्या का प्रतिशत बढ़ गया। तो आपको ये डेटा याद करना पड़ेगा 2011 का भी 2001 का भी शहरी जनसंख्या का। चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन था, फैक्चुअल क्वेश्चन था, और अगर आपको डेटा याद था तो आप इसका क्वेश्चन कर सकते थे, और ऑब्वियसली बात है कॉमन सेंस का यूज करके भी कर सकते थे। 2001 में देखिए धीरे धीरे शहरों की तरफ पलायन बढ़ रहा है। 2001 में जहां गांव में ज्यादा लोग रहते थे वहीं 2011 में अब शहरों में जनसंख्या बढ़ गई है। 2021 का जो डेटा आएगा उसमें और ज्यादा बढ़ जाएगी, ऑब्वियसली बात है बढ़ेगी, शहरों में पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस संभाग में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत, देखिए कितना डीप क्वेश्चन पूछा गया यहां पर। जिले का सबको पता है प्रतिशतता में, देखिए जनसंख्या में सर्वाधिक जिला कहां पर है, जनसंख्या में सर्वाधिक जो शहरी जनसंख्या वाला जिला है वो इंदौर, और परसेंटेज में कौन सा है, परसेंटेज में है भोपाल। अगर हम सबसे कम बात करें सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाइज कौन सा है तो रीवा, और परसेंटेज में कौन सा है डिंडोरी। ठीक है, ये आपको डेटा याद करना पड़ेगा, शहरी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या का पूरा प्रतिशत भी, जनसंख्या भी। अब यहां पर क्या पूछा गया है, संभाग पूछ लिया, जिले सबको पता है, संभाग कौन सा है, तो इसका आंसर रहेगा भोपाल संभाग। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या का प्रतिशत भोपाल संभाग में, लगभग भोपाल संभाग की 38% जनसंख्या जो है ये निवास करती है शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, तो इसका आंसर था भोपाल संभाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगर हम आते हैं, जंप करते हैं, डीप क्वेश्चन था। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ, मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन, ये भी एक डीप क्वेश्चन पूछा गया था। ये मैं आपको देता इसका आंसर करने के लिए कि आप करिए, लेकिन चूंकि हम पीवाई को डिस्कस कर रहे हैं तो मुझे इसका आंसर बताना पड़ेगा। मध्य प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन का मुख्यालय जो है, सभी लोग भोपाल समझ रहे होंगे लेकिन गलत है, इसका आंसर जो है वो जबलपुर रहेगा। जबलपुर में है एमपी ओलंपिक एसोसिएशन का मुख्यालय। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए।
चलिए अगला, वर्ष 2023 की स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर के साथ संयुक्त, देखिए इंदौर का सबको पता है, इंदौर लगातार 7वीं बार जो है वो सबसे क्लीनलीनेस सिटी बन चुका है, लेकिन इंदौर के साथ में कौन था संयुक्त विजेता, रनर अप, साथ में ज्वाइंट विनर कौन था, सॉरी रनर अप नहीं बोलेंगे इसको, ज्वाइंट विनर कौन था, तो वो था सूरत। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 2023 में सूरत। अगर हम स्टेट की बात करें तो महाराष्ट्र सबसे क्लीन स्टेट है, सेकंड नंबर पे आता है मध्य प्रदेश। वही 2022 में मध्य प्रदेश स्टेट भी नंबर 1 पे था, लेकिन अब सेकंड नंबर पे आ चुका है। तो ये रैंकिंग आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, इसमें कौन सा फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे है, सबसे स्टेट में कौन कौन से हैं, यूटीज में कौन कौन से, आपको डेटा एक बार इसका पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इंदौर जो है लगातार 7वीं बार आया है और 8वीं बार भी आएगा। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश शासन की लाडली लक्ष्मी योजना, देखिए पिछली बार लाडली बहना के ऊपर पूछा था, इस बार लाडली लक्ष्मी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है। और क्या क्वेश्चन पूछा है, पात्रता के ऊपर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया है। कौन सा लाभार्थी वर्ग है, तो सामान्य वर्ग की महिला बिल्कुल है, अन्य पिछड़ी जाति की महिला बिल्कुल है, ओबीसी की भी है, एसटी एससी की बालिका बिल्कुल सभी है, तो उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। यहां पर कंफ्यूज मत होना कि एसटी एससी के लिए है या ओबीसी के लिए है, सभी के लिए है। ये 1 अप्रैल 2007 को इसको स्टार्ट किया था लाडली लक्ष्मी योजना को, और इसका केवल एक ही पात्रता थी कि जो बालिका है जो इसमें रजिस्टर होगी, जिसको लाभ मिलेगा, उसका जन्म जो है वो 1 जनवरी 2006 के पहले होना चाहिए, सॉरी 1 जनवरी 2006 के बाद होना चाहिए, इसके पहले जन्मी बालिकाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। 1 जनवरी 2006 के बाद जन्मी बालिकाओं को इसका लाभ मिलेगा। इसमें लगभग 1,80,000 के आसपास रकम दी जाती है, कुछ 9वीं पे 6वीं क्लास में आने पर, 9वीं क्लास में आने पर, 11वीं में आने पर, 12वीं में आने पर, इस प्रकार कुछ राशियां दी जाती है। आप सर्च करिए लाडली बहना योजना, आपको पूरा एक साइट ही मिल जाएगी, ऑफिशियल साइट। और इसका जो एक ही पात्रता है कि सभी वर्ग के इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, पहली पात्रता। और दूसरी पात्रता, वो इनकम टैक्स करदाता यानी आयकर दाता नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स जो है वो नहीं भरना चाहिए उनके द्वारा। तो इस क्वेश्चन का आंसर था उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए कथन के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सा कथन सही है, सही नहीं है, विशेषताएं हैं, विशेषताएं नहीं है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं आयोग के द्वारा। ये एक ही आयोग क्या करता है, एक ही क्वेश्चन में आपके 3 से 4 कॉन्सेप्ट कवर करवा लेता है कि इसको नॉलेज है भी एक्चुअली में, या फिर ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रट के आ गया बस। तो आपको डिटेल में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। बॉक्साइट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का धातु अयस्क है, बिल्कुल ये एक एल्यूमिनियम का ओर है, बिल्कुल सही है। उत्तम कोटि का बॉक्साइट मैकाल पठार में मिलता है, बिल्कुल जो हाई क्वालिटी का जो हमारा बॉक्साइट है वो मैकाल के रेंज में मिलेगा। बेहर पठार जो कि बालाघाट में आता है, ये बॉक्साइट के लिए फेमस है, बिल्कुल बेहर पठार बालाघाट ये बॉक्साइट के लिए फेमस है। और 2021-22 में बॉक्साइट उत्पादन में यह राज्य मतलब मध्य प्रदेश की बात चल रही है, देश में प्रथम स्थान पर था। ये ऑप्शन जो है ये गलत है, मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पे नहीं था, उड़ीसा फर्स्ट नंबर पे था, मध्य प्रदेश शायद 5वें नंबर पे रहा था। 2021-22 के बॉक्साइट उत्पादन में मध्य प्रदेश में लगभग 17.46 मिलियन टन जो है ये भंडार है बॉक्साइट के। ठीक है, सर्वाधिक कहां पर है, सर्वाधिक उड़ीसा। चलिए मध्य प्रदेश में ग्रिड से संबंधित गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों की 31 मार्च 2018 को स्थापित क्षमता में सबसे आगे कौन था, मतलब यह नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पावर है जिसमें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के बारे में पूछा गया है। इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, देखिए ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा चेंज हो चुका है। अगर हम 2018 के अकॉर्डिंग देखें तो इसका आंसर रहेगा पवन ऊर्जा, लेकिन अगर हम 2023 के अकॉर्डिंग देखें तो इसका आंसर आ जाएगा सौर ऊर्जा। लेकिन चूंकि यहां पर 18 का डेटा पूछा है इसलिए पवन ऊर्जा आएगा। और क्वेश्चन पेपर कब का है, ये 2024 का है, 2022 का एग्जाम था एक्चुअली में, 2024 में हुआ ये। तो पवन ऊर्जा के ऊपर 18 का डेटा पूछा है, यहाँ पर मैंने डेटा भी लगाया हुआ है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, आप सर्च करिएगा PIB के ऊपर जाकर के, ये लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ऑफ वेरियस रिन्यूएबल मोड्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पर आंध्र प्रदेश सबका दिया हुआ है, यहाँ पर मध्य प्रदेश कहा गया हमारा, ये रहा मध्य प्रदेश का डेटा। उस ऊपर है स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट, विंड पावर, बायो पावर, सोलर पावर, टोटल कैपेसिटी कितनी है मध्य प्रदेश में 4322.80। ये डेटा कब का है, 31 दिसंबर 2018 का। ये आपको शायद दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, आप हमारे ऐप पर जाइएगा या आपको PDF इसकी मिल जाएगी, तो इसमें आपको क्लियरली दिख जाएगा। अभी हो सकता है कि वीडियो में नहीं दिख रहा हो।
ये है 2018 का डेटा, लेकिन अब हमको इसको भी पढ़ना है, लेकिन ठीक है हमने पढ़ लिया, लेकिन अब हमको पढ़ना पड़ेगा 2023 का डेटा। 30 जून 2023 में क्या है, तो 2023 में अब देखिए यहां पर बढ़ चुका है लार्ज हाइड्रो, ये मध्य प्रदेश का है, एमपी का डेटा, लार्ज हाइड्रो इंक्लूडिंग पीएसपी। देखिए यहां पर लार्ज नहीं पूछा, यहां पर पूछा गया लघु, स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जबकि डेटा जो है यहां पर लार्ज का आता है। लार्ज हाइड्रो में है लगभग 34% शेयर, सोलर का आ चुका है 32% शेयर, और पवन ऊर्जा विंड एनर्जी का हो चुका है 30%, तो 2% ज्यादा बढ़ चुका है सोलर एनर्जी अपने यहाँ पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मामले में। ये डेटा अगर आपको चाहिए हो तो ऐप पर अवेलेबल आपको मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना नर्मदा बेसिन से बाहर की है, नर्मदा जो बेसिन है उससे बाहर कौन सी परियोजना है, एक इजी क्वेश्चन था। बारना परियोजना जो है ये सीहोर में है, बारना नदी के ऊपर है। संजय सरोवर परियोजना ये बेनगंगा नदी के ऊपर स्थित सिवनी में। सुक्ता परियोजना जो है ये सुक्ता नदी के ऊपर बुरहानपुर में, और मान परियोजना जो है ये धार जिले में मान नदी के ऊपर बनी हुई है। ये तीनों की तीनों सहायक नदियां हैं नर्मदा की। इसका आंसर जो होगा संजय सरोवर, क्योंकि ये बेनगंगा नदी के ऊपर बना हुआ है, और बेनगंगा नदी जो है ये दक्षिण में दामोदर वाले जो बेल्ट आता है, उस दामोदर नदी उस वाले बेसिन में पड़ती है। दामोदर नदी का बेसिन आता है संजय सरोवर परियोजना का, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। बाकी जो अगले क्वेश्चन है ये हम लोग सेकंड पेपर जो है इसके क्वेश्चन अगले क्लास में डिस्कस करेंगे पीवाईक्यूज में। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, 50 क्वेश्चन में से लगभग हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए, क्योंकि बाकी क्वेश्चन जो थे वो करंट के थे, कुछ क्वेश्चन आईटी के थे वो हमने स्किप कर दिए हैं, केवल एमपी के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास ऑलमोस्ट देखने आपको मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा डिटेल में, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो 16 फरवरी को एग्जाम होने वाली है उसमें। अगले पेपर में हम लोग अगले इसी के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, और बाकी एग्जाम जो कंडक्ट होती है एमपीपीएससी के द्वारा उन एग्जाम्स के भी हम जीएस पेपर डिस्कस करेंगे। कैसा लगा आप लोगों को सेशन? अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा, और अपने मित्रों के साथ में जो तैयारी कर रहे हैं साथ में लाइक भी कीजिएगा। मिलेंगे अगले पीवाईक्यू क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।